वैसे तो मोमेंटम का मतलब होता है कोई भी मास मोशन में हो, बस। इसलिए दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक तो जो पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम, और एक जो आगे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। आप जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। होती कैसी है ये? वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ऊपर तीर चढ़ा दिया। मास स्केलर होता है इसलिए उसमें तीर नहीं लगाया, एरो नहीं लगाया। वेलोसिटी वेक्टर होता है उसमें एरो लगा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन तो हमें समझनी ही पड़ेगी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम क्या होगा? बहुत आसान है, मास का रख लो m, वेलोसिटी का रख लो lt माइनस 1, हो गया खत्म, ठीक है। अब 1 1 1 लगाने का मन हो तो लगा देना। यूनिट क्या होगी? बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही। मास की यूनिट हो गई केजी और वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये तो कोई अंतर ही नहीं है यार, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कुछ लोग एक नई तरीके से लिखते हैं। देखो एक और आगे आप पढ़ेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब फोर्स न्यूटन होती है, dt क्या हो गया? मतलब टाइम हो गया, डिफरेंशियल टाइम हो गया, है ना। तो आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। वैसे चेंज ऑफ मोमेंटम होता है लेकिन अभी डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट न्यूटन और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, तो मोमेंटम की एक और यूनिट क्या हो गई? न्यूटन सेकेंड, ठीक है। याद आपको कौन सी रखनी है? ये वाली चाहे याद रख लो, चाहे ये वाली याद रख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बढ़िया से कॉपी कर लीजिए, सब क्लास 10th में था, रिवीजन ही है ये तो। अभी एक ट्रक जा रहा है, एक कार जा रही है, ट्रक को अंकल चला रहे हैं और कार को हमेशा की तरह आंटी चला रही है। ट्रक का मास जाहिर है कार की मास से ज्यादा होगा, तो इसलिए अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी कितनी v से चल रहे हैं तो क्या होगा? देखते हैं। m1 ग्रेटर देन m2, m1 मल्टीप्लाइड बाई v ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m1v इज ग्रेटर देन m2v, चलेगा। अब m1v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p1 ग्रेटर देन p2। तो अगर इसका मास इससे ज्यादा दिख ही रहा है तो इसका मोमेंटम भी इससे ज्यादा होगा। Heavier body has larger linear momentum than a lighter body moving with same velocity. Same velocity. कोई नई बात नहीं है। अब सेम मोमेंटम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो m1v1 सेम मोमेंटम है, तो m2v2 ये होगा। अब ये पता करना है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। हम ये जानते हैं m1 यानी अपना ट्रक इज हेवियर देन द आंटी कार। तो अब दोनों को अगर हम m1 से डिवाइड करते हैं तो 1 इज ग्रेटर देन m2 बाई m1, काम आ सकता है आगे। v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू m2 बाई m1, ठीक है। अब m2 बाई m1 जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो m2 बाई m1 की जगह हम लोग ये चीज रख सकते हैं, 1 इज ग्रेटर देन v1 अपॉन v2। तो इसकी अब v2 को फिर इधर दोनों तरफ v2 से मल्टीप्लाई कर दो, v2 इज ग्रेटर देन v1। आ गई बात समझ में? यानी कि अपनी आंटी अंकल से
तेज चल रही है भाई, ऐसा। ठीक है, तो जब भी सेम मोमेंटम होगा इस भारी चीज का और इस हल्की चीज का, तो भाई ये आंटी क्या अपना मास तो बढ़ा नहीं सकती हैं, वो वेलोसिटी ही बढ़ाकर इसकी बराबरी कर सकती। वही हुआ यहां पर। P इज इक्वल टू mv, तीन आइटम है, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी। मोमेंटम को कांस्टेंट कर लो, मास को कांस्टेंट कर लो, या वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लो। एक चीज कांस्टेंट है, बाकी दो वेरिएबल है, उनके बीच में ग्राफ बना लो। तो अब ये करते हैं कांस्टेंट मास। इसकी शक्ल बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसे हम लोग पढ़ते हैं y इज इक्वल टू mx। तो ये लाइन कैसी होती है, ओरिजिन से जाती है, ले जाओ ओरिजिन से। यहाँ पे m स्लोप है, यहाँ पे m मास है। ठीक है, तो स्लोप, ये स्लोप है ना, और ये मास है। तो इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हम लोग x एक्सिस में v रखेंगे, यानी वेलोसिटी रखेंगे, इसे करते हैं ब्रैकेट। y एक्सिस में हम लोग मोमेंटम रखेंगे, यानी p रखेंगे। सब बढ़िया चल रहा। तो जो इसका स्लोप होगा इस लाइन का, वही मास होगा। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू मास। यहां पे मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप भी है इसकी, बढ़िया है ना। आप लिख लीजिए m इज इक्वल टू कांस्टेंट। m इज इक्वल टू आपका मर्जी है, tan थीटा भी कर सकते हो, बहुत मन कर रहा है तो। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह यहां पर होगा। इसे आप P इज इक्वल टू Vm लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अब y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करो, इस बार v इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। इस बार स्लोप इज इक्वल टू, या उल्टा लिख दो, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप लिख लो, है ना। v की जगह ये ले आए। अच्छा, यहां पे v इज इक्वल टू कांस्टेंट, सब वैसे ही चल रहा है, समझते चलना एक एक करके। यहां पे p इज इक्वल टू Vm, x एक्सिस में मास आ गया, मास यहां लगा दो, और मोमेंटम यहां लगा दो। ठीक है, आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहां पर आप कांस्टेंट मोमेंटम करे दे रहे हैं, तो एक तरीके से mv इज इक्वल टू p लिख लो। ठीक है, और v इज इक्वल टू p बाई m हो जाएगा। यहां से बोल सकते हो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m। यहां पे भी आप बोल सकते थे कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यहां पे भी आप बोल सकते थे p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां इसीलिए ये लीनियर रिलेशन था, v बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, m बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पे m बढ़ेगा अगर, तो v कम होगा। एट अ वेरी हाई मास वेलोसिटी विल बी वेरी लो। ठीक है, एट अ वेरी लो मास वेलोसिटी विल बी वेरी हाई। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि p की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, 1 टाइप की है, p की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, तो ये भी 1 1 होंगी, तो ये 1,1 यहां कहीं होगा। तो इस तरह से अपना ग्राफ जो है वो ऐसा आ जाएगा, ये रहा 1,1। ठीक है, तो अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इस साइड प्लॉट कर लिया,
मास इस साइड प्लॉट करिए, बस ये भी बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ होता था। अगर ये आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो शेप कैसा है यहां पर? स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के केस में। अब तीनों केसों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कांस्टेंट मास का मतलब क्या है कि सेम ट्रक है, वही ट्रक है, अगर ये अपनी वेलोसिटी बढ़ाता चला जाएगा तो जाहिर है कि मोमेंटम बढ़ता जाएगा, है ना। v बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी उसी ट्रक की बात हो रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है कि ट्रक जो भी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड मेंटेन करके चलता जा रहा है और ऊपर हेलीकॉप्टर से इसके ऊपर मास बरसाते जा रहे हैं। तो मास बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी अगर इंजन उतना ही मेंटेन करना चाहता है तो इंजन को और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और पावर देना पड़ेगा एक तरीके से। तो मास बढ़ते हुए मोमेंटम भी बढ़ने लगेगा क्योंकि वो अपनी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मेंटेन करे जा रहा है। तो यहां पे आसमान से वजन गिरा जा रहा है, यहां पे सेम ट्रक है। यहां पे क्या होगा, दो तरीके से समझना पड़ेगा, एक कम मास वाला केस और एक ज्यादा मास वाला केस। जैसे कि ये ट्रक चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और इससे मजदूर लोग वजन बाहर फेंकने लगे, तो जब ये बाहर फेंकने लगेंगे तो ये हल्का हो जाएगा, यानी कम मास होगा और इसकी वेलोसिटी अपने आप बढ़ने लगेगी बिना इंजन को एक्स्ट्रा वर्क किए हुए। ठीक है, नहीं होता है कि खाली गाड़ी ज्यादा तेज चलती है और लोडेड गाड़ी धीरे धीरे चलती है, वही वाली बात। तो ये फेंकते जा रहे हैं मास, तो ये खाली होती जा रही है, तो ट्रक अपना मस्ती से ज्यादा तेज चलने लगता है। ऐसा ये वाली सिचुएशन, वेरी लेस मास एंड वेरी हाई वेलोसिटी। अब उल्टा करते हैं, ये जो ट्रक जा रहा है इसमें हम लोग मास गिराते जा रहे हैं, मास बरसाते जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से गिरा रहे हैं। तो क्या होगा, ज्यादा मास होने की वजह से लोड बढ़ता जा रहा है, फिर ट्रक धीरे धीरे चलेगा क्योंकि हम कांस्टेंट मोमेंटम मेंटेन करते हैं। और आपको बता दूं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी नहीं होता। यहां जो मैं बात बता रहा हूं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो लड़के साइकिल में बैठ के जा रहे हैं और पीछे वाला लड़का कूद जाता है तो साइकिल ज्यादा तेज चलने लगती है। वैसे ही पीछे से माल फेंक दिया जाए अगर, तो ट्रक हमारा ज्यादा तेज चलने लगेगा। मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, पहले मोमेंटम को मान लेते हैं p, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है dp/dt, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो यार यहाँ वेक्टर लगा हुआ और कैलकुलस भी है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हालांकि बाद में हमें इसमें आना ही होगा। अभी हम लोग क्लास 9th लेवल पे समझते हैं। एक फोर्स लग रही है इस ब्लॉक पे, ब्लॉक का मास रहा होगा m, बिना मास के किसी ब्लॉक की पहचान हो नहीं पाती है। थोड़ा टाइम बाद ये चलकर आगे आ जाएगा, तब भी फोर्स एफ लगती रहेगी। इस पूरी यात्रा में इसने टाइम लिया t, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी v1 थी, यहां पे वेलोसिटी v2 थी। भाई जब भी फोर्स लग रही होगी तो वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, ये तो हमने देखा ही है ना। ब्रेकिंग फोर्स लगती है तो वेलोसिटी घटती है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो अपना जो स्कूटर है तेजी से चलता है, तो वेलोसिटी चेंज लाता ही है, हर एक फोर्स वेलोसिटी चेंज लाता है। अच्छा, अब इसमें अगर मोमेंटम माना जाए तो मास तो उतना ही है, मास उतना ही है, तो mv1
से लेके mv2 तक हो गया मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा? mv2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई ऐसा कुछ, ठीक है। अब m v माइनस, अरे चलो इसको u लिख दें यार, क्या दिक्कत है, v2 v1 की जगह v और u लिखने, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जानबूझ के किया है ऐसा। अब देखो यार, इसको m को बाहर ले लेते हैं, थोड़ा सा m को बाहर भगा दें, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है, v माइनस यू एटी होगा, t को नीचे ले जाओ, तो ये a हो गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो ma के इक्वल होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप ma मान सकते हैं। अब न्यूटन्स लॉ कह रहा है कि ये जो ma होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि ये कह रहे हैं कुछ f इज इक्वल टू के ma टाइप की बात। हमारी मर्जी है, हमने k को 1 ले लिया, f इज इक्वल टू ma। हम बोले यार ये सब चीज हमें पहले से पता है, f इज इक्वल टू ma किसे नहीं आता, सबको आता है ना। तो ये हम लोगों ने बिना कैलकुलस, बिना वेक्टर के समझा। तो यहां तक आने में हम लोग इस बादल वाले ज्ञान से बचे रहे। अब बादल में घुसेंगे। dp by dt is directly proportional to f। ये लेजेंड मैंने उन लेजेंड बच्चों के लिए बनाया है जो 9th में होते हुए भी 11th क्लास का वीडियो देख रहे हैं, तो वो इधर से थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। 11th वालों को तो सब पता ही है, ठीक है। तो चलो, अब मोमेंटम जो होता है वो आप रख दो, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें तीर लगा हुआ है, मास स्केलर है उसमें तीर नहीं लगा हुआ है, m को बाहर ले गए, dv बाई dt। और हम लोग जानते हैं कि dv बाई dt जो होता है, चलो अब इधर लिख लेते हैं, यही लिख लो, dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, सही है। तो ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो कोई ये कह सकता था कि सर आप ma इज इक्वल टू के एफ का नहीं लिखे, तो हम लोग बोले नहीं नहीं यार, ma इज इक्वल टू के एफ नहीं लिखो, तुम ma इज इक्वल टू म्यू एफ लिख दो, वेयर म्यू इज ए कांस्टेंट। फिर आप लिखिए f इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ma, और फिर आप लिखिए 1 अपॉन म्यू को नाम दे दो k। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी फालतू की बातें जो कि आता है, आप सीधे ये कर सकते हैं, f इज इक्वल टू k, ठीक है, चलेगा। वेक्टर अपने लगा दीजिए। अब हम लोग कहते हैं दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू ma, k की वैल्यू हमने 1 मान ली। अब ये एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग ने SI यूनिट में वर्क किया तो ये पाया गया कि व्हेन m is equal to 1 kg, a is equal to 1 meter per second square in north direction, then it was observed that force is also 1 Newton in north direction, है ना, सेम
डायरेक्शन होना जरूरी है। जो एफ की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन है वही अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोगों ने F इज इक्वल टू एम ए को ही प्रूव कर डाला। 1 न्यूटन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होती है, ये थोड़ा याद करने वाली चीज है। F इज इक्वल टू एम ए एक वेक्टर रिलेशन है और एक बेसिक इक्वेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स वो सारी चीजें हैं जो आपको अपने आसपास दिखाई देती हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होती है वो फिर क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाते हैं, फिर हम लोग एटम और इलेक्ट्रॉन ये सब में चले जाते हैं। तो आपके आसपास ट्रक चल रहा है, कार चल रही है, आप साइकिल चला रहे हैं, आप आदमी हथौड़ा पीट रहा है, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो बड़ी बड़ी चीजें जो विजिबल चीजें हैं हमारे लिए वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं। अब बॉल ऊपर फेंकी जा रही है, क्रिकेट में क्रिकेटर कैच कर रहा है, सब क्लासिकल मैकेनिक्स। रोटेशनल भी क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये जो रिलेशनशिप है फिजिकल टू एम ए, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर 10 से लेके 20 वेलोसिटी हो गई 1 सेकंड में, तब भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हुआ, और 110 से लेके 120 हो गई तब भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड हुआ। तो हाई वेलोसिटीज पे एक्सेलरेशन चल रहा है या लो वेलोसिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना फोर्स उतना ही रहता है अगर एक्सेलरेशन उतना ही है तो। यूनिट ऑफ फोर्स, देखो भाई चाहे जो तरीका अपनाओ हर बार यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए ही लग रहा है। ठीक है, इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ की हेडिंग में मैंने लिखा है। देखते हैं कैसे। हमेशा हम लोग ये पढ़ते रहे कि भाई फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन होगी। फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में केजी वेट होगी। अब ऐसे याद रखेंगे, केजी वेट नहीं, किलोग्राम वेट। इसका एक और नाम होता है किलोग्राम फोर्स। आप पढ़ चुके हैं ये सब, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए कैसे? फोर्स हो गई 1 न्यूटन अगर मास है 1 केजी और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कोई नई बात नहीं, पता है हमें। F इज इक्वल टू एम ए यहां पे भी सही है अगर हम लोग सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में आ जाते हैं। फोर्स हो जाएगी 1 डाइन अगर मास है 1 ग्राम और एक्सेलरेशन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम पता है लेकिन ये भी ठीक है, देख चुके हैं, आता है। लेकिन यहां पर एक विशेष बात है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट पे हैं तो हम अर्थ का जो जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे डिगेंगे नहीं, इससे अलग नहीं होंगे। यहां पे एक्सेलरेशन 1 हम लोगों ने लिया, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन अर्थ के हिसाब से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लेंगे। भाई अर्थ के हिसाब से 1 थोड़ी ना है, अर्थ के हिसाब से कितना है 9.8। ठीक है, इवन सीजीएस देखो यहां पे हम लोगों ने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पे घटाया ना भाई, मीटर की जगह सेंटीमीटर में आए। ये लोग बोलेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, चलो सीजीएस सिस्टम है तो सेंटीमीटर तो लाना पड़ेगा, लेकिन हम लिखेंगे 9.8 मीटर को 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो 9.8 मीटर और 980 सेंटीमीटर में कोई अंतर नहीं है ना, इसी को तो चेंज कर दिया। सेकेंड तो सेकेंड नहीं रहा, 9.8 मीटर को 980 सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये चीजें हैं। अब इसका एक और फैंसी नाम है जीएफ, ग्राम फोर्स।
ठीक है, क्या है, ग्राम फोर्स। इसका भी नाम लिख लेते हैं, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, इनका भी तो आपस में रिलेशनशिप होगा। न्यूटन को डाइन में चेंज करना हम लोग 10th क्लास में सीख चुके हैं। न्यूटन को इसमें चेंज करें, डाइन को इसमें चेंज करें, इन्हें आपस में चेंज करें, सब कुछ करेंगे अभी तुरंत। चलो न्यूटन को डाइन में चेंज करें। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1000 ग्राम, और ये हो जाता है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, कोई बड़ी बात नहीं। 3 0 2 0 10 टू द पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, डाइन, खत्म बात। तो 1 न्यूटन हो गया कितना, 10 टू द पावर 5 डाइन। कोई नई बात नहीं है, 10th में पढ़ चुके हैं। अब दूसरे रास्ते आते हैं। केजी वेट हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि भाई ऐसा होता, तो 9.8 को बाहर ले आओ। 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाहर क्या मतलब, कॉमन ले लिया, और ये जो लिखा है ये यही लिखा है। तो 9.8 इंटू 1 न्यूटन, यानी कि 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो 1 kg वेट क्या हो गया, 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब अगले रास्ते आते हैं। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी यहां पे भी अपना रहे हैं। 980 कॉमन ले रहे हैं, जैसे 9.8 कॉमन लिया था। अब 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है 1 डाइन। ये क्या हो गया, 980 डाइन। मस्त है, ये वाला रास्ता भी नाप लिया हम लोगों ने। बिल्कुल उसी तरह हम लोगों ने केजी वेट से शुरुआत की। 1 kg, और ये यहीं से चुरा लिया। ठीक है, 1 kg को ग्राम में ले गए, 9.8 मीटर को सेंटीमीटर में ले गए, 980 सेंटीमीटर में। यहां हमने 1000 कॉमन ले लिया, फायदा था। ये ब्रैकेट देखो ऐसा है, 1 ग्राम वेट जैसा। तो 1000 इज इक्वल टू 1 ग्राम वेट। अब आप गेस कर सकते हैं, इसको हम 10 टू द पावर 3 ग्राम वेट लिख सकते हैं। किलोग्राम, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम वेट। तो बस यार, सब कुछ तो मैंने आपको सिखा ही दिया। न्यूटन से डाइन वाला रास्ता इस बक्से में, केजी वेट से डाइन वाला रास्ता इस बक्से में, केजी वेट से न्यूटन वाला रास्ता इस बक्से में, और केजी वेट से ग्राम वेट वाला रास्ता इस बक्से में। अब आप कमेंट्स में मुझे ये वाला कन्वर्जन और ये वाला कन्वर्जन बताइए। 1 न्यूटन में कितने ग्राम वेट होते हैं, और 1 केजी वेट में कितने डाइन होते हैं। इसमें ईमानदारी से बताओ कमेंट्स में लिख के, था कंफ्यूजन या नहीं था? है, जब भी ग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स ये सब आ जाता था, दिक्कत होती थी। कबूल करो। अब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से हमें मिल क्या रहा है, देखो यार, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम भी लिख सकते हैं, उलट देते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए को ऐसे ही लिख दिया। अगर आप मास बढ़ाते चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन कम होता जाता है, अज्यूमिंग कि फोर्स कांस्टेंट है ना। मतलब हम उतनी ही फोर्स लगाएं एक कार को खिसकाने में, और उतनी ही फोर्स लगाएं एक ट्रक को खिसकाने में, तो भाई ट्रक में एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा और कार में ज्यादा आएगा।
अभी फ्रिक्शन भूल जाते हैं ना। सही बात यह है कि एक आदमी लगाएगा तो न कार खिसका पाएगा न ट्रक खिसका पाएगा। लेकिन अगर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कितनी भी छोटी फोर्स आप लगाएं दोनों खिसक जाएंगे, है वो फ्रिक्शन में पड़ेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन कम है अगर मास ज्यादा है, और इसी चीज को तो इनर्शिया बोलते हैं कि भाई मूवमेंट को अपोज करने की टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन को मान लो मूवमेंट, तो मास अपने आप में क्या हो जाएगा, इनर्शिया, है ना। तो इसीलिए इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। भाई ज्यादा मास होगा तो कम चलेगा, ज्यादा मास होगा तो कम एक्सेलरेशन होगा, ज्यादा इनर्शियल मास होगा तो कम मूवमेंट होगा। तो फर्स्ट लॉ पे पहुंच गए हम लोग के नहीं, है ना। तो मास ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू या इज सेम एज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इन लीनियर मोशन। यहां सारी चीजें लीनियर में देख रहे हैं, रोटेशनल में नहीं देख रहे हैं। इसी चीज को दूसरी तरह से बोल सकते हैं, मास विच अकाउंट्स फॉर लीनियर इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स इनर्शियल मास। ये डेफिनेशन भी होगी। कोई आपसे पूछे कि इनर्शियल मास की क्या डेफिनेशन है, बस यही बक्सा चिपका देना। अब एक दूसरी तरीके से कि हम लोग ए और एम को इंटरचेंज कर लें, तो इनर्शियल मास इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैसा, यूनिट एक्सेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेशन को 1 डाल देंगे तो मास और फोर्स बराबर हो जाएंगी। तो वही बात ये कह रहे हैं। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ से एक तरीके से हमें इनर्शियल मास की जानकारी मिलती है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि भाई हम फोर्स मेजर कर सकते हैं। अगर हम किसी बॉडी का मास, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन पता चल जाए, मतलब कि इतने टाइम में इस वेलोसिटी से लेके इस वेलोसिटी तक हम लोग गए, तो हमें फोर्स पता चल जाए। तो कोई नई चीज नहीं है, ये ज्यादा मजेदार है कि भाई इसी चीज को देखो, इसको हम लोग ने ऐसे लिख दिया है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी की शक्ल में। अब अगर v इज इक्वल टू यू हो जाए किसी तरह, है, तब हम लोग क्या करेंगे, m v माइनस वी डिवाइडेड बाई टी, ऊपर 0 पूरा 0, m मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी कि f ही 0 हो जाए। यानी कि अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, या अगर v इज इक्वल टू यू है, तीनों एक ही बात है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे। अब ये क्या है, कंफर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, है ना। कंफर्मेशन या कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं विद फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि किसी चीज को चला दो तो चलती रहेगी, और कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लग रही हो। न्यूटन का सेकंड लॉ एक वेक्टर लॉ भी है, ये तो हमें पता ही था। आप इसे इस तरह तो लिखते ही रहे हैं, और ये भी हम लोग जाने थे अभी कि इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो कह रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम लोग एफ को भी आई जे के में लिख लिए, एक्सेलरेशन को भी आई जे के में लिख लिए, एफ को आई जे के में लिख लिए, मोमेंटम को आई जे के में लिख लिए, फिर उसका डी बाई डी टी कर लिया। तो इनका आई कैप के कोफिशिएंट इक्वेट कर लिए, जे के कर लिए, के कर लिए, इधर भी वही काम कर लिया। तो इन सब बातों से क्या रिजल्ट आता है कि भाई फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, वही वेलोसिटी में चेंज ला पाता है ना। तो हम लोग ये कर भी चुके हैं ना, चाहे हम लोग ऐसा कर लें, एफ कॉस थीटा कर लें, है ना, थीटा ये है, और चाहे हम लोग उल्टा कर लें, फोर्स इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो हम लोग ये कर लें, v cos थीटा कर लें, ठीक है।
फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है। तो चाहे फोर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में लाओ, चाहे वेलोसिटी को फोर्स की डायरेक्शन में लाओ, वो सेम ही डायरेक्शन में अगर होंगे तभी वो एक दूसरे में चेंजेस ला सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इंपल्स ऑफ फोर्स या फिर केवल इंपल्स, क्या है डेफिनेशन? कि भाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एफ बड़ा हो, टाइम इंटरवल छोटा हो। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है या बॉल है, वो एक स्ट्रिंग से टंगी हुई है, तो टंगी हुई है, रुकी हुई है, तो T इज इक्वल टू mg, ये तो लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा हूं। फिर हमारा मन किया कि इसमें मारे चटाक, जैसे नहीं कि बॉल लटकी हो, बैट से बहुत तेज मारा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इस फोर्स को हम इंपल्स कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो हम मार रहे हैं, जिस फोर्स से मार रहे हैं, उस अप्लाइड फोर्स को इंपल्सिव फोर्स हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि F टेंशन से काफी ज्यादा होगी और F ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट से काफी ज्यादा होगी। ठीक है, आओ समझते हैं थोड़ा इंपल्स को। देखो F इज इक्वल टू ma कर सकते हो, डेल्टा टी वैसा ही है। m a की जगह क्या कर सकते हो? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अरे एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है ना, डेल्टा टी कट गया, तो m डेल्टा v को क्या लिख सकते हो? v माइनस u, है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, mv माइनस mu कर सकते हो। ये क्या है? मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा टी। यानी कि हम लोग एक और तरीके से इसको समराइज कर सकते हैं, J इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये भी एक बढ़िया रिजल्ट आ गया। थोड़ा स्टेटमेंट में भी लिख लें। Impulse is the measure of the degree to which an external force produces a change in momentum of the body. Impulse, यहां तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे। अब SI यूनिट आराम से गेस कर सकते हो, न्यूटन, और टाइम सेकंड, खत्म बात। न्यूटन सेकंड, डायमेंशन mlt माइनस 2, फिर सेकंड का टाइम t आएगा, तो -2 + 1 हो गया -1। ठीक है, और यही देखो मोमेंटम का भी होता है, kg मीटर पर सेकेंड, है ना। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो सही है। अच्छा, याद रखना कि इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन में तो इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये इसलिए ये भी वेक्टर है। डेल्टा टी टाइम स्केलर है अपना। अब एक स्पेशल केस करते हैं कि अगर पार्टिकल अपना जीरो वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? m मल्टीप्लाइड बाई 0, है ना। J इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है, तो चेंज इन मोमेंटम ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी इस स्पेशल केस में J इज इक्वल टू m भी आ गया। The momentum of a particle is the impulse required to bring the particle from rest से present condition या present state of motion में लाने में जो impulse खर्चा हुआ, इधर से यार ये definition, rest से present momentum लाने में जो impulse खर्चा हुआ, उसी को हम लोग momentum कह सकते हैं। ऐसा जो सेंटेंस है बच्चों, वो नीट में बहुत ज्यादा आता है, जहां पे डेफिनेशन लिखी हो और आपको मतलब 4 ऑप्शन होंगे और जहां पे डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इधर मोमेंटम को चेंज कर देंगे, इंपल्स को चेंज कर देंगे, ऐसे 4 ऑप्शन बना देंगे। डिफेंस के एग्जाम्स में भी ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जेई में, मेंस में कर सकते हैं, एडवांस्ड में नहीं। क्रिकेट खेलते समय आप लोगों ने कैच जरूर पकड़ा होगा। कैच हम लोग कैसे पकड़ते हैं? ठीक है, अच्छा खासा टाइम देते हैं यहां से यहां तक,
और जो कैच पकड़ना नहीं जानता है वो क्या करेगा, मान लो इंपल्स बॉल में लग रहा है कैच करते समय 500 न्यूटन सेकेंड, तो जिसे नहीं पकड़ना आता वो अपना यही हाथ लगा देगा, यहां भिड़ जाएगी, कैच छूट भी सकता है, उंगली टूट सकती है, नहीं तो थोड़ी बहुत चोट तो जरूर लग सकती है। ठीक है, वो कम टाइम देगा। डेल्टा टी जो बेकार खिलाड़ी है वो कम टाइम देगा यानी कि 0.01 सेकेंड देगा। तो 0.01 सेकेंड देगा तो उसे इतना इंपल्स जनरेट करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 500 का 100 गुना, इतने 50,000 न्यूटन फोर्स आपके हाथों में जब लगेगी तो वो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन ये होशियार है, अपना पूरा टाइम दे रहा है, लेकिन इस काम में भी 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। तो अगर मान लो 1 ही सेकंड लगाया तो इसे केवल 500 न्यूटन ही फोर्स खर्च करनी पड़ी। तो कहा इसके अच्छे खिलाड़ी के हाथों ने 500 न्यूटन फोर्स महसूस की और बेकार खिलाड़ी ने महसूस की 50,000 न्यूटन। इसीलिए जो अपना क्रिकेटर बढ़िया खेलता है वो अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्योंकि कैच करते समय उसे इंपल्स महसूस होता है। वो इंपल्स महसूस करते समय वो अपने हाथ पीछे करते हुए टाइम को बढ़ा देता है, जिससे कि फोर्स छोटी हो जाती है। अब इसी में देखो, टाइम को बढ़ा दोगे तो फोर्स। तो इन एग्जांपल्स में भी एक ही बात है कि हम लोग टाइम ड्यूरेशन के साथ खेल करके टाइम ड्यूरेशन कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रही है, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम हो रही है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें फोर्स कम मिले, जर्क कम मिले, धक्का कम मिले, चोट कम लगे, तो इसलिए हम लोग ये कंडीशन मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पक्का फ्लोर में अगर कूदेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी। क्यों ज्यादा चोट लगेगी? क्योंकि जो पक्का फ्लोर में अगर कोई बंदा कूदता है तो फ्लोर हिलता नहीं है जरा सा भी। लेकिन अगर सैंड में कूदते हैं या कच्ची मिट्टी है उसमें कूदते हैं, जैसे गांव में नहीं कच्ची लीप कर बना लेते हैं, गोबर वगैरह का लेप लगा देते हैं तो उससे कच्चा फर्श होता है, तो उस पे अगर आप कूदेंगे तो कूदने से वो भी हल्का सा दबता, पूरा फर्श नहीं, जिस पोर्शन पे आप कूदेंगे वो हल्का सा दबेगा। तो उससे क्या होता है कि टाइम थोड़ा आपको ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा टाइम मिल जाता है तो आपको कम फोर्स लगती है और कच्चे फ्लोर में आपको कम चोट लगती है। पक्के फ्लोर में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, इसलिए फोर्स ज्यादा लगती है और चोट ज्यादा लगती है। तभी मूवी वगैरह की जब शूटिंग होती है तो हीरो ऊपर से कूदता है तो नीचे गद्दे बिछा दिए जाते हैं ताकि उसे चोट ना लगे। गद्दे में भी वही होगा, वो थोड़े दबेंगे, दबने से टाइम ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा, चोट कम लगेगी। इम्पल्स सेम रहेगा। उसी तरह व्हीकल्स में शॉकर लगे होते हैं और ट्रेन की बोगी में बफर लगे होते हैं, उनका भी यही काम है कि भाई शॉकर के, आपने देखा होगा स्प्रिंग टाइप का होता है शॉकर, आजकल तो साइकिल में भी शॉकर आने लगे, तो वो दबते हैं, दबने से जितनी देर में दबते हैं उतना टाइम मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा टाइम आपको जर्क से बचाता है। और यार ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो अगर आप यंग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बूढ़े लोग पता चला इसी की वजह से जर्क आ गया कंधे में, कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, फीटस डैमेज हो गया, वो बच्चा जब पैदा होगा भविष्य में तो जीवन भर के लिए वो अपाहिज हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी है। तो इम्पल्स अगर आपको आता होगा तो आप अच्छे से अपनी गाड़ी डिजाइन करेंगे। अब ट्रेन में आ जाते हैं। ट्रेन में क्या होता है कि शंटिंग का मतलब होता है जब कपलिंग होती है, दो डिब्बे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो आप अगर ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो नो लूज शंटिंग करके लिखा रहता है। तो यहाँ पे ऐसे 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 करके इस तरह से बोगी में आजकल कनेक्शन कर देते हैं, तो वो रबड़ टाइप के होते हैं, ब्लू कलर के, वो खुलते बंद होते रहते हैं। मतलब अगर ज्यादा पास आ जाएंगे तो रबड़ पिचक जाएगी, ज्यादा दूर हो जाएंगे तो रबड़ खुल जाएगी। और जो रबड़ ब्लू कलर भी होते हैं, कभी कभी ब्लैक कलर भी होती है।
तो यही जो रबर है उसी को ये लोग बफर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो उनका काम ये होता है कि बहुत ज्यादा पास आ जाए तो धीरे से रबर दब जाएगी, बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे तो धीरे से रबर फैल जाएगी। इससे क्या होगा, ट्रेन डिरेल नहीं होगी, अपनी पटरी से उतरेगी नहीं। तो जब खींचेंगे तब भी फोर्स लगेगी, जब एकदम से ब्रेक लगेगा तब भी फोर्स लगेगी। तो ये सारी चीजें उससे मैनेज हो जाती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाली डेफिनेशन याद करते रहे हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग ये वाली डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आती है तो आपको ये वाली लिख के आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्ड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी वेक्टर कंसिडरेशन ये ले रही है। और एक्शन रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि एक ही बॉडी में नहीं लगती, अलग अलग बॉडी पे लगती है। कैसे? देखो, जैसे ये जो ब्लॉक रखा हुआ है वो इस सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे फोर्स लगाएगा mg, ठीक है, अपने वेट की वजह से। तो जो अर्थ है वो वापस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी n। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इनको इसी के पास बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि mg इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द अर्थ। नॉर्मल रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ द अर्थ बैक टू द ब्लॉक। लिख लीजिए बात। अब ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। मान लो कि किसी वजह से ये हो सकता है, ये एक पर्सन हो, ये ब्लॉक, ये इसको धक्का दे रहा है तो धक्का इसको मिलेगा, तो इसे भी वापस धक्का मिलेगा। ठीक है ना, तुम उनको थप्पड़ मारोगे तुम्हें भी वापस थप्पड़ मिलेगा। यही है एक्शन और रिएक्शन। और ये पहले से पता भी है आपको सब कुछ। वॉकिंग करते हैं ग्राउंड पर, सैंड पे और आइस पे। जब कोई पर्सन खड़ा रहता है तो mg नीचे लगता है और ग्राउंड ऑफर करता है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। लेकिन चलते समय क्या होता है कि पर्सन एक एंगल पे जमीन को पुश करता है। ठीक है, मेरे पैर तो आपको दिख नहीं रहे, लेकिन थोड़ा तभी आगे की तरफ रहता है आदमी। ठीक है, अच्छा, ये इसको टेढ़ा इसलिए बनाया केवल ये दिखाने के लिए ये चल रहा है, होपफुली कि इसके मुकाबले ये चलता हुआ दिख रहा है शायद। अच्छा, अब एंगल पे होने से क्या होता है कि एक तो अपना ये mg है, एक ये mg अब इस f पे शामिल है। हम अपने वेट से भी एक तरीके से चलने में मदद पाते हैं। फिर एक, अब ये f है तो f के अंदर mg शामिल है, तो और कुछ पीछे की तरफ भी होगा। ठीक है, ये हमारा एफर्ट है, रेड कलर से हमारा एफर्ट है। अब हर चीज का उल्टा भी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, और इस रेड का उल्टा ये ब्लैक, इस रेड का उल्टा ये ब्लैक। ठीक, अब इसका इन दोनों का भी रिजल्टेंट आप यहां बना सकते हैं, मैंने वो नहीं बनाया। तो ये क्या करता है, आपको फोर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन देता है, इसी से आप आगे बढ़ते हैं। और ये वाला कंपोनेंट जो होता है आपके वेट को बैलेंस करता है। आप आगे चलना चाहते हैं तो ये लाल वाला क्या होगा, ये फ्रिक्शन होगा। तो हार्ड सरफेस होगी, और थोड़ी हार्ड सरफेस हो और रफ सरफेस हो, तो वहां पे वॉकिंग आसान होती है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सैंड पे चल रहे हैं तो सॉफ्ट सरफेस होगी। सॉफ्ट सरफेस होने की वजह से क्या होगा कि mg तो भाई आप तो वही हैं, आपका mg उतना ही तगड़ा रहेगा, लेकिन आपको नॉर्मल रिएक्शन छोटा सा मिलेगा, बहुत कम। और छोटा बना लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन आपको छोटा सा मिला। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में फ्रिक्शन में कोई कमी नहीं है ना, फ्रिक्शन तो बढ़िया है। तो आप चल तो लेंगे, लेकिन आपको
नॉर्मल रिएक्शन कम होने की वजह से बार बार अपना ही वेट उठाते हुए चलना पड़ेगा इधर से, है ना। बहुत ज्यादा, तभी सैंड में चलने में आपको आपके पैर गप जाते हैं, हर बार पैर बाहर निकालना पड़ता है, तो फीट आपको हैवी लगते हैं। तो आप तो हमेशा ये रेड वाला देंगे, है ना, आप क्योंकि आगे चलना चाहते हैं, तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड यहाँ पे ठीक रहेगा, लेकिन आप वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से थकते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम है। तब ज्यादा अगर एंगल पे जोर लगाएंगे, ज्यादा एंगल मारेंगे, तो कट से नीचे गिर जाएंगे, mg फिर उतना ही है, mg यहां पे भी था। तो यहां आपका वर्टिकली कंपोनेंट जो है गड़बड़ा जाता है, इसलिए आप सैंड पे नहीं चल पाते। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, और इसीलिए जब आप आइस पे चलते हैं तो आप जो वे फॉरवर्ड वाला कंपोनेंट है आप उतना ही रख सकते हैं जितना फ्रिक्शन वो ऑफर कर रहा है। अगर फ्रिक्शन और कम है तो ये वाला और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप थकते जाते हैं लेकिन स्पीड बना सकते हैं। यहाँ पे आपने जैसे ही स्पीड बनाने की कोशिश की वैसे ही आप गिर जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ सैंड पे चलने में भी दिक्कत है और आइस में भी चलने में दिक्कत है। आइस में लो फ्रिक्शन की वजह से चलने में प्रॉब्लम होती है, सैंड में लो रिएक्शन फोर्स की वजह से चलने में दिक्कत होती है। तो ये सारे डायग्राम आप बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिएक्शन छोटा पड़ गया है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन अपना तगड़ा है। अगर आप इस पे खड़े हो जाएं, आइस पे सिर्फ सीधे खड़े हो जाएं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहां पर आप खड़े हो जाएंगे सैंड में, तो सैंड थोड़ा दलदल टाइप है, आप अंदर गपते चले जाएंगे, ठीक है। इन चारों केसेस में भी आप एक्शन रिएक्शन पेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हॉर्स क्या करता है कि अपने फीट से ऐसे पुश करता है पीछे की तरफ, उसकी वजह से इसे एक इस तरह का रिएक्शन फोर्स मिलता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके मास को बैलेंस, वेट को बैलेंस करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इसे आगे बढ़ाता है। सेम वैसे ही जैसे हम लोग पैदल चलते हैं। जब स्विमिंग करते हैं तो आप अपने हाथों और पैरों से पीछे की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से आपको वाटर आगे की तरफ पुश देता है। यहाँ पे गैसेस निकलती हैं जेट या रॉकेट में, ये जेट है, ये रॉकेट है। तो ये एस्केपिंग गैसेस क्या करती हैं, इसे फॉरवर्ड पुश या फिर अपवर्ड पुश देती हैं, ऐसा केस हो। फायरिंग ऑफ गन में क्या होता है, बुलेट जैसे ही बाहर निकलती है तो गन पे हमें पीछे की तरफ धक्का मिलता है। तो हर जगह यहाँ पे एक्शन रिएक्शन आप समझ सकते हैं। कैसे लिखना है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो भाई वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम। तो अगर दो ही पार्टिकल हम लोग ले लें, m1 m2 मास के, जो v1 v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने सेम डायरेक्शन नहीं बनाया है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम जो इस बाउंड्री के अंदर है वो ऐसा होगा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, तो वो बात भी यहाँ पे लिख दी। लेकिन F1 फोर्स जो होगी वो पहले पार्टिकल पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स के सम के बराबर होगी। अब पहले पार्टिकल पर क्या क्या फोर्सेस लग रही है, मान लो बाहर से कोई आ रही है, एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, F1 एक्सटर्नल, ऐसे वेक्टर, और यहां से बाहर से कोई फोर्स आ रही है F2 एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन इन दोनों की अंदर अंदर जो फोर्सेस होंगी वो एक्शन रिएक्शन पेयर में होंगी। F इंटरनल 1 के द्वारा और F इंटरनल 2 के द्वारा, समझे। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, लेकिन ये बाहर कैसे भी हो सकते हैं। इनका
वेक्टर सम जीरो होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों का वेक्टर सम जीरो होगा, क्योंकि भाई वो इस बाउंड्री के अंदर है ना, तो वो तो एक दूसरे पे या तो कोई फोर्स नहीं लगाएंगे अगर टच नहीं करेंगी, अगर टच करेंगी तो एक्शन रिएक्शन पेयर होके जीरो हो जाएंगी। तो बस यही बात हम लोगों को यहां पे लिखनी है, वेक्टर एफ इंटरनल 1 वाला इज प्लस वेक्टर F2 इंटरनल, ये मिलके जीरो हुआ जा रहा है, बिकॉज ये 1 इंटरनल जो है डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो F2 इंटरनल से उल्टा है, वो आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ये इंटरनल वाले हैं ये मिलके ऐसे दोनों जगह इंटरनल दिया क्या, ये मिलके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल एक्सटर्नल में ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों कैंसल हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों के कैंसल हो जाने से हम लोग किस पे रिड्यूस हो रहे हैं, F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, इन दोनों को मिला के हम लोग एक नया नाम दे सकते हैं F एक्सटर्नल, है ना। तो इन दोनों को मिला के एक ही नाम दे दो F एक्सटर्नल, खत्म बात। 1 और 2 पे मिल के एक नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी जो इनका और इनका वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो अगर एक तो ये सिचुएशन हो गई कि भाई टोटल जैसे इंडिविजुअल था, मतलब ये काफी अच्छी चीज आ गई है कि इंडिविजुअली किसी एक पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है और पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी किसी फोर्स के ही बराबर हो रहा है। अब इसमें एक स्पेशल केस ले लें कि एक्सटर्नल फोर्स मान लो जीरो हो जाए, तो अगर किसी तरह हम लोग ये मेंटेन कर पाए स्पेशल केस में कि भाई सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हो जाए या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ हमारा मोमेंटम जो है कांस्टेंट होगा और टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा। टाइम डिपेंडेंट नहीं होगा इसका मतलब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के समय हमारा मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, सिस्टम का मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात एक पार्टिकल के लिए तो सही होगी, 2 के लिए भी सही होगी और n पार्टिकल्स के लिए भी सही होगी। अब मान लो केवल x कंपोनेंट में, ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट ये है। अब हम एक दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं जहां पर मोमेंटम का हम लोग x कंपोनेंट का रेट चेंज देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं। तो वो Fx के बराबर है। किसी तरह ऐसा हुआ कि x कंपोनेंट में जो फोर्स है वो जीरो है और y कंपोनेंट में फोर्स जीरो नहीं है, तो ये वाला पार्ट इसको फॉलो करेगा। भाई ये जीरो के बराबर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से ये कांस्टेंट रहा होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन ये नॉन जीरो आया तो ये हो सकता है ये कांस्टेंट ना हो। तो इससे एक बढ़िया रिजल्ट आता है कि हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स में भी इस लॉ को लगा सकते हैं। तो उस बात को लिख लिया। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, है ना। यहाँ वही बात होगी कि भाई इस डायरेक्शन में हमने लगा लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस डायरेक्शन में नहीं लगा पाए क्योंकि यहाँ पे Fy नहीं है, वो बात यहाँ पे लिख दी। पीछे जाने पर देखिए ये हम लोगों ने स्पेशल केस लिया था कि dp/dt जीरो हो रहा है। आप थोड़ा इसी वीडियो में अगर पीछे जाए तो जीरो स्पेशल केस की वजह से था, उसके ऊपर हम लोग ने ये वाली लाइन लिखी थी। तो उसी पीछे वाली लाइन से हम लोग और थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। इसको इस तरफ ले आइए, मान लीजिए dt इधर ले आए, है ना। तो अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए डेल्टा को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो होगा तो यार डेल्टा p भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है। क्यों? अरे यार चेंज इन मोमेंटम जीरो है, यानी चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट रहा होगा।
अब यहां पर देखिए ये लगभग जीरो है, ये लगभग जीरो है, बट ये तो नॉन जीरो हो ही सकता है। तो इसका मतलब हमने ये समझ लिया कि एक तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर जीरो है, यानी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो अपना मोमेंटम कांस्टेंट है। और एक ऐसा स्पेशल केस डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो वाला ले लिया, जहां पर फोर्स जीरो ना भी हो, तब भी ये वाली सिचुएशन हम लोग पहुंच गए। ऐसा कब हो सकता है? इंपल्स टाइप में। भाई इंपल्स में ही तो हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल डेल्टा टी में। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन है भी, तब भी ये लॉ हम लोग लगा सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसमें आके बुलेट फायर हो गई, और यहां पे फ्रिक्शन है, लेकिन क्या होगा, बुलेट जब इसमें टच करेगी और ये चल देगा, ये सारा काम बहुत जल्दी होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो इस सिचुएशन में फ्रिक्शन होने के बावजूद हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। ये बात समझ लीजिए, अच्छी चीज है, डीप चीज है। तो वही बात लिख ली, वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum even in presence of an external force like friction, provided delta t tends to zero. Example, case of impulsive force, जैसे कि bullet fired on a block resting on a rough surface। अब हम लोग ये लॉ अपने सवालों में कैसे लगाएंगे ये समझते हैं। मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, ये वैसे कोलिजन जब आप पढ़ेंगे इसमें वर्क एनर्जी पावर में, तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट ये कर भी चुके हैं आप 9th क्लास में थोड़े लेवल पे। तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो भाई वेक्टर के हिसाब से लिखेंगे तो ये m हो गया और ये भी m हो गया, m2 मान लो, m1 मान लो, v1 मान लो, v2 मान लो, अभी वेक्टर के हिसाब से। तो अब हमारा लॉ क्या है? ये है लॉ हमारा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है यहाँ पे, इस पूरे सिस्टम में कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, ये स्पेस में है, ग्रेविटी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, m1 v1 m2 v2, है कि नहीं? सम ऑफ ऑल या वेक्टर सम ऑफ ऑल मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर सवालों में आप देखेंगे कि ये सिचुएशन आपकी काम करेगी। तो अब असली में अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो v1 जो है वो प्लस डायरेक्शन में और v2 माइनस डायरेक्शन में। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो m1 v1 प्लस m2 माइनस v2, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो उसको उस तरफ ले जाओ तो इक्वेशन सॉल्विंग में काफी बार ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी, m1 v1 m2 v2, इस तरह आप लगा लेंगे। एक और सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए कि ये जा रहा है m1 और ये जा रहा है v1, और ये एक बड़ा पार्टिकल है m2, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है v2 से, बट v1 इज मच मच हायर देन v2। मतलब नहीं हो रहा है कि आगे एक ट्रक जा रहा है और यहाँ पे ट्रक पे गोली लग जा रही है, ठीक है, ट्रक सॉलिड है, मजबूत है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये पार्टिकल इसमें चिपक जाएगा, है ना? तो ये और मजबूत वेलोसिटी से चलने लगेगा किसी और, क्योंकि सब सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं। देखो इसका सेम डायरेक्शन है तो इसका मैग्नीट्यूड v1 ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड v2 ले लिया, इसी डायरेक्शन में ये भी होगा। अब ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ये, ठीक है, v3। तो
ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दो पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाद में वो चिपक कर साथ साथ चले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा इन दो पार्टिकल में हो रहा है कि ये आपस में आकर टकराए जा रहे हैं, तब आप ये लगा रहे हो M1V1 = M2V2। और जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है दो बराबर पार्ट्स में, या फिर गन फायर हुई जा रही है और दोनों पार्ट्स छोटे बड़े, जैसे कि गन बड़ी होती है और बुलेट छोटी होती है, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तब भी आप ये चीज लगा रहे हो। यहाँ पे ये जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे ये अलग होना चाहते हैं, तब भी आप ये लगा सकते हो M1V1 = M2V2। रिकॉयल ऑफ गन क्या होता है? मैं दो फोटो बनाता हूं। एक तो भाई अपनी गन ऐसे मस्ती में बनी हुई है, ठीक है, ट्रिगर खींच, मामला मत खींच। तो जब इसके अंदर बुलेट है, अंदर बुलेट है, तब इस सिस्टम का मास क्या है? M+M, है ना, ×0। ये रुका होगा, है कि नहीं? और जब इससे ये गन, जब इससे ये बुलेट बाहर निकल आएगी, तब क्या हो जाएगा? बुलेट अपनी आगे की तरफ जाएगी और गन जो है वो पीछे की तरफ जाएगी। बुलेट गई वेरी हाई स्पीड से आगे की तरफ, और गन जो गई वो भी थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगी। हम लोग की गन में साइलेंसर लगा हुआ है, तो ज्यादा आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे आप क्या करेंगे? इसका छोटा मास M × V2, ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका बड़ा मास M × V1, लेकिन ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहां पे माइनस लगा देंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। तो फिर से हम लोग वहीं पहुंच गए, MV1 = MV2। देखो कैसा, ऐसा पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो अब इसमें यह बात हमको समझने की जरूरत है कि अगर इसका मास बहुत कम है और ये वेरी हाई वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इसका मास गन का थोड़ा बढ़ाना हमें पड़ेगा। बढ़े हुए मास की वजह से क्या होगा? जो हमें बैकवर्ड पुश है वो कम मिलेगा, हमें वेलोसिटी जो है वो कम मिलेगी। देखो, M ज्यादा होगा बड़ा, अगर मान लीजिए M 10 kg हो जाता है तो वेलोसिटी कम होगी। M अगर 1 kg होगा तो वेलोसिटी 10 kg हो जाएगी, क्योंकि मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो फिक्स है, समझे? इसलिए तभी जो स्टैंडर्ड गन होती है उससे जो गनर है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। कट्टा जो होता है, देसी कट्टा जैसा यहाँ पे बनता उत्तर प्रदेश में, उसको चलाने में कई बार चलाने वाला का हाथ ही जख्मी हो जाता है, बैकफायर टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो यार गन इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए आप शूटर वगैरह हैं, वही आपका प्रोफेशन है, तो आप ऐसी गन लीजिए जो भारी हो, समझे? कम वेलोसिटी करने के लिए हम लोग गन को भारी कर रहे थे। आप देखिए, मान लीजिए कोई मास M2 मास की बॉल अर्थ पे फेंकी जा रही है, तो ग्रेविटेशनल लॉ कहता है F = G m1 m2 / r²। r क्या है? इन दोनों के बीच का गैप। तो जब ये बॉल इस पे गिराई जाती है तो बॉल गेट्स अ वेलोसिटी v2 ड्यू टू अट्रैक्शन। याद रखिएगा, ये दोनों जो अट्रैक्शन फोर्सेस ये फील कर रहा हो या ये फील कर रहा हो, ये सब इंटरनल फोर्स है। F एक्सटर्नल जो है, बाहर बाउंड्री बना दी जाए तो वो यहाँ पे 0 है। अब ऐसी सिचुएशन में ये V2 प्राप्त करता है, लेकिन अर्थ भी खिसकती है इसकी तरफ, बट इतना कम खिसकती है
कि पता ही नहीं चलता। अब कैसे देखो भाई, मान लीजिए कि ये m1 जो है मास ऑफ बॉल के मुकाबले समझ लीजिए कि 10 टू द पावर 8 टाइम्स, ठीक है। m1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 टाइम्स m2, तो v1 क्या हो जाएगा, v1 विल बिकम m2 उड़ गया, v1 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8, दिस गिव्स v1 इज ऑलमोस्ट 0, है कि नहीं। तो इसीलिए जब कोई भी एस्टेरॉइड वगैरह भी अर्थ पे गिरता है तब भी अर्थ अपनी हिलती नहीं है, लेकिन अगर एस्टेरॉइड जो है वो मून के साइज का हुआ, खूब बड़ा हुआ, तब फिर ये यहां गिरेगा तो अर्थ भी बड़ी तेजी से उसकी तरफ जाएगी और दोनों वेरी हाई वेलोसिटी से एक दूसरे को टकराएंगे एंड द अर्थ विल गेट डिस्ट्रॉयड। ऐसा कौन से चैनल में आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इफ, लेकिन व्हाट इफ ने मुझे पैसा नहीं दिया है। ये हमारी बोट है, ये मैं हूं और यहां पे जंपिंग हो रही है, तो करते हैं जंपिंग। यहां आ गया, ठीक है। जब ये यहां से कूद के यहां आ गया तो ये पीछे चला जाता है। ऐसा आपने जरूर देखा होगा, आप कभी भी नाव में बैठे हो, फालतू की जो लेक में बोटिंग होती है वहां पे भी ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स देखते हैं। बोट का मास m है, इनका मास m है। वैसे बोट का मास काफी अच्छा खासा होगा मैन के सामने, लेकिन अगर बोट 2-4 लोगों वाली ही है तो मास फिर कंपेरेबल हो जाता है, ठीक है। कैसे, अब जब ये बोट यहां पे रुकी हुई है, ये पर्सन यहां पे खड़ा है, इस सिचुएशन में m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई 0, ये रहा मोमेंटम बोट प्लस मैन सिस्टम का। अब ये भाई साहब कूद के जैसे ही इधर आए तो ये ऐसे हो रही होगी, ये कूद रहे होंगे और बोट इधर की तरफ जा रही होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इन्हें जब ये कूद रहे होंगे, उस समय जब ये हवा में होंगे, उस समय मैन की वेलोसिटी होगी v1 और बोट की वेलोसिटी होगी v2। मैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 और बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, m v1 वेक्टर के साथ प्लस m v2 वेक्टर के साथ। अगर हम वेक्टर हटाना चाहें तो v2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, m माइनस v1, हटाओ वेक्टर। अब ये बराबर ये टोटल मोमेंटम बिफोर जंपिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर जंपिंग, है ना। अब इन दोनों को बैलेंस कर दो, m माइनस v1 प्लस m v2, ये हट गया, ये खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, m v1 इज इक्वल टू m v2। अच्छा, गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे बड़ा m लिखना चाहिए था, यहाँ पे बड़ा m लिखना, ठीक है। ये बोट वाला मास या मैन वाला मास, मैन वाली वेलोसिटी, बोट वाली वेलोसिटी। अब फिर यही पे बात है कि अगर मैन और बोट की वेलोसिटी का मास बिल्कुल बराबर है, मान लो सिंगल पर्सन वाली बोट है, तो उस केस में जिस वेलोसिटी से ये जंप करेगा उसी वेलोसिटी से ये पीछे जाएगा। अगर उल्टा है कि बोट जो है वो बहुत बड़ा है, शिप है, स्टीमर टाइप का है, इतना बड़ा, तब ये आदमी यहां से कूदेगा, वो कुछ नहीं होगा, उसमें 20 आदमी भी कूद जाएंगे और इसमें कोई आपको वेलोसिटी नहीं समझ में आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये वही है कि अर्थ है और आप बॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों का मास कंपेरेबल है तो ये जरूर पीछे खिसकेगी। इसका मास इससे 10 गुना भी है तब भी आपको पता चलेगा, लेकिन फिर वही बात 10 टू द पावर 8 गुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 10 टू द पावर 8 गुना तो हो ही नहीं सकता है, तो मास ऑफ अर्थ से भी ज्यादा हो जाएगा। 10 टू द पावर 2 से ज्यादा है तो फिर आपको कोई वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं समझ में आएगी। वेल, दिस इज नो रॉकेट साइंस, दिस इज जस्ट
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए रॉकेट अपना इस तरह होता है, सेगमेंटेड होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं उसमें, और उसमें काम का पार्ट केवल ये काला वाला है, ठीक है। बाकी ये जितने लाल वाले हैं, थोड़े बहुत बना देता हूं मैं, ये सब मतलब सारे लाल हैं, मैं सबको शेड कर दूंगा फिर मजा नहीं आएगा ठीक है। ये सब फ्यूल है। अब देखो क्या होता है, तो हाईली कंप्रेस्ड हॉट गैसेस आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम अ रॉकेट विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। तो ये फ्यूल जो है वो जलने लगते हैं, तो नीचे की तरफ गिरते हैं, मतलब गिरते क्या है, बर्न आउट होके बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ, आपने दिवाली वाला रॉकेट भी देखा होगा, वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नीचे की तरफ उसमें फ्यूल बर्न आउट होकर गैसेस निकालता है, तो उससे ये ऊपर जाता है। दिवाली वाले रॉकेट में एक ही सेट ऑफ फ्यूल होता है। अपने अब्दुल कलाम जी वाले रॉकेट में बहुत सारे फ्यूल के चैम्बर्स होते हैं। तो जब ये मान लीजिए थोड़ा ऊपर गया तो एक गिर गया, फिर और ऊपर गया, दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, फिर जब ये केवल मान लो इतना ही बचा है, एक ही फ्यूल इसके पास बचा हुआ है, तब ये वेरी हाई वेलोसिटी पा जाता है, क्योंकि हर बार गिरता जा रहा है तो हल्का होता जा रहा है, तो इसको वेलोसिटी मिलती चली जा रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और जब ये आखिरी वाला फ्यूल हट जाता है इससे, तो फिर इसको जहां जाना होता है वहां ये अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है, अर्थ का चक्कर लगाने लगता है और भारत का मौसम बताने लगता है। ये चीज आप इससे इमेजिन करिए कि साइकिल पे जब आप लोग बैठते हैं, एक पीछे दोस्त बैठा हुआ है और हम आगे अपना चला रहे हैं, तो जो पीछे वाला जब कूद जाता है तो साइकिल और तेज चलने लगती है। इमेजिन करिए कि काफी बड़ी साइकिल है और उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, तो एक एक करके, जैसे तो पहली बार जब आप चला रहे होंगे तो बहुत आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारी साइकिल धीमे चल रही है। फिर एक कूदा, 2 कूदा, 3 कूदा, और आखिरी बंदा जब कूदेगा तब उस समय आपकी साइकिल वेरी हाई वेलोसिटी पे चल रही होगी। वही चीज यहां पे है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। मान लीजिए कि एक बॉम्ब है अपने पास, ठीक है, आराम से रखा हुआ है, मस्ती में, मास m है और वेलोसिटी 0 रखा हुआ है, और अब ये एक्सप्लोड हो गया, ऐसे में ये 2 पार्ट में, मेरा असम्पशन है कि 2 इक्वल पार्ट्स में ये जा रहा है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है, तो इस तरह वेलोसिटीज इसकी बढ़ जाएंगी। अब ये m/2 हो चुका है, ये m/2 हो चुका है, और वेलोसिटी यहां पे 0 थी, पर यहां पे वेलोसिटी v1 होगी और यहां पे वेलोसिटी v2 होगी। इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटीज होगी तो v1 v2 क्या हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो गया मान लो, प्लस x डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो m मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल टू m/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस v प्लस m/2 मल्टीप्लाइड बाई v है। इसको यहां रखा, इसको यहां रखा, अभी चिंता मत करो। m मल्टीप्लाइड बाई v इज इक्वल टू 0 है ना, यहां पे 0 करो, तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है। ध्यान से देखो, फाइनल मोमेंटम भी 0 है। और ध्यान देना, असली में बम जो होता है वो 2 पार्ट में नहीं टूटता, वो बहुत सारे पार्ट में टूटता। और आपने बम अगर मतलब मूवीज में ही देखा होगा, होपफुली आपने असली में बम ना देखा हो, अनलेस आप कश्मीर से हो, ठीक है। अच्छा, अब उसमें आप देखते होंगे कि ग्रूव कटे होते हैं, मतलब इस टाइप का वो डिजाइन नहीं बनी होती है कि बम अच्छा दिखाई दे। मतलब यार बम कोई उसका पर्पस ब्यूटिफिकेशन थोड़ी ना है, वो डिजाइन इसलिए बनी होती है, उस जगह मेटल कम होता है, जो ये नाली खिंची होती है यहाँ पे मेटल कम होता है, इसलिए जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो इतना ही टुकड़ा टूट के बाहर आ जाते हैं। तो ये सारे सेगमेंट हैं
जिन्हें भविष्य में टूटकर अलग अलग होना है। तो यहाँ पे ये 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो 2 डायरेक्शन में गया, ये 1 से 100 पार्ट में डिवाइड होगा तो 100 डायरेक्शन में जाएगा और बहुत सारे लोगों को मारेगा। इसलिए बॉम्ब इज अ वेरी डेंजरस थिंग, यू शुड बी अवे फ्रॉम इट। न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। चलो सेकेंड लॉ से शुरुआत करते हैं। एक स्पेशल केस लेते हैं, फोर्स 0 हो जाए, मास 0 मान लो ना हो, मास 0 होता ही नहीं है ज्यादातर, तभी तो बॉडी होगी। अगर मास 0 हो गया तो बॉडी खत्म हो गई। तो 0 इज इक्वल टू ma, f को 0 रख दिया यहाँ पे, स्पेशल केस ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, 0/m यानी एक्सेलरेशन ही 0 हो गया, यानी कि एब्सेंस ऑफ फोर्स का मतलब हो गया नो एक्सेलरेशन। इसी चीज को और ज्यादा शब्दों में लिख रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन, यानी कि एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल एंड द बॉडी विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट। है ना, कोई जरूरी नहीं है कि रेस्ट ही हो, जो भी ओरिजिनल स्टेट हो, रेस्ट और मोशन, रिमेन एट ओरिजिनल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो पहला स्टेट उसका रहा था वही मेंटेन रहेगा। 0 वेलोसिटी से चल रहा था यानी रुका हुआ था तो वो 0 वेलोसिटी बनी रहेगी। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था तो वो उसी से चलता रहेगा। और यही तो क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी कि हम लोगों ने सेकेंड लॉ से शुरुआत की और फर्स्ट लॉ डिराइव कर लिया। 2 बॉडीज हैं जो एक दूसरे से आकर टकरा लेंगे। जिस समय टकरा रही होंगी एक ऐसा मोमेंट आया होगा डेल्टा t इज इक्वल टू 0, जब वो एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए चिपक गई होंगी और उस थोड़ी देर के लिए वो एक सिंगल बॉडी की तरह काम कर रही होगी। उस थोड़ी देर की फोटो ये बनी है। यहां पे ये जो 2 रेड एरो बने हुए हैं, FAB का मतलब ये है, मान लीजिए कि इसका मास है ma, इसका मास है mb, इसका नाम है A, इसका नाम है B। तो FAB का मतलब क्या है, फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B। FBA का मतलब फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू बॉडी A। ठीक है, तो अब जब ये टक्कर हुई होगी तो टक्कर के समय से जरा सा पहले और जरा सा बाद में कुछ चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा, इसका भी कुछ चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हम लोग लगाएंगे। इंपल्स क्या है, FAB इंटू डेल्टा t, उस छोटे से टाइम के लिए। यही तो होता है फोर्स इंटू छोटा सा टाइम, इज इक्वल टू हो गया डेल्टा PA। उसी तरह F, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब भावना आ जाए इसलिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये हो गया डेल्टा PB। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, मतलब इसको ऐड कर दें, डेल्टा PA प्लस डेल्टा PB और ये FAB प्लस FBA डेल्टा T, ठीक है, ऐसा कर दें। अब टोटल, अब जब ये चिपक रहा होगा, बिल्कुल टच कर रहे होंगे, उस फोटोग्राफिक टाइम पे डेल्टा T इज इक्वल टू 0 पर, डेल्टा T टेंडिंग टू 0 पर क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ सकते हो आप, मतलब दोनों यार नेट मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी हो जाएगा, दिस बॉडी एज अ होल। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, FAB प्लस FBA इंटू डेल्टा T डेल्टा P, ऐसा। लेकिन ये डेल्टा P 0 हो जाएगा, क्यों, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। फिर से देखो, अब इसे मैं एक सिंगल बॉडी मान रहा हूं, बहुत देर से मैं सिंगल बॉडी की चर्चा कर रहा हूं। इस सिंगल बॉडी में क्या हो रहा है, इंटरनल फोर्सेस तो है,
एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। जरा अपने न्यूटन्स लॉ को देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब इसमें कोई, ये जो लाल रंग के अंदर बाउंड्री बनी हुई है, इसके अंदर दो बॉडी है, कोई बात नहीं, लेकिन लाल रंग की बॉडी, लाल रंग की जो बाउंड्री है उसको हम एक ही बॉडी माने ले रहे हैं, उसमें कोई अब बाहर से तो फोर्स नहीं आ रही है, तो इसलिए F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। dp बाई dt इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसी को हमने 0 रख दिया, इधर से देख रहा हूं, ये जो लिखा है इसी को आप 0 रख दो। मतलब कि यहां तक तो आप सही चल रहे थे, जब आपने इधर 0 रखा तो आपने सेकंड लॉ अपना लिया, सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया, है ना। इस स्टेप में आपने सेकंड लॉ अप्लाई किया, ठीक है, ये याद रखिएगा। बुक में थोड़ा कम क्लियर है ये। अब बस यहां से हम लोगों ने एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो ये एक्शन रिएक्शन का पेयर बन गया। इस तरह से हमने सेकंड लॉ का इस्तेमाल करके थर्ड लॉ प्रूव कर लिया। हमने सेकंड लॉ का ही इस्तेमाल करके थोड़ी देर पहले फर्स्ट लॉ प्रूव किया था। बस सारा काम हो गया। फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, और थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, और सेकेंड लॉ क्या होता है, चाहे इसको ऐसे याद करिए, चाहे एफ इज इक्वल टू एम ए याद करिए। वैसे हम लोग ने तो ऐसे याद किया था, है ना, लेकिन अब इज इक्वल टू एफ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि के कांस्टेंट 1 आया था, अगर आपको याद हो तो।